हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने मिरर फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन किए थे। ओके, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने से पहले बेटा यहाँ पर कुछ ना एग्जाम्पल्स दे रखे, देखिए आपको एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको पता है बेटा, इसमें रिफ्रैक्शन में होता क्या है ना, कि जो लाइट रेज होती है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर जाती है तो वो बैंड करती है। ओके, सपोज कीजिए मैंने कहा ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, नीचे भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, अब वो जब लाइट रेज यहां से जा रही है तो एंटर होने के बाद ये बैंड करेगी, या तो इस तरफ बैंड करेगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स बैंड करेगी। वो कैसी कंडीशंस होगी वो मैं आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। आपने देखा होगा किसी भी टैंक में या तालाब में अगर पानी भरा होता है तो ऐसा लगता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगता है। दूसरी चीज, अगर आपने एक थिक ग्लास स्लैब लिया और उसको आप जो प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे लेटर्स आपको उभरे हुए यानी कि ऊपर की तरफ ऑब्जर्व होते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि बेटा एक आपके पास गिलास है और इस गिलास में आपने पानी भरा हुआ है और इसमें आपने क्या डाला है, एक पेंसिल को डाल रखा है, तो आप देखेंगे पेंसिल थोड़ी सी टिल्ट दिखाई देती है ऐसे करके। एयर वाला पोर्शन होती है, पानी के अंदर वाला पोर्शन होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी जो है ऐसे बैंड करके हमें दिखाई देती है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो है वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, द लेमन, अगर एक लेमन को बेटा मैंने कह रहा सपोज कीजिए हमारे पास वाटर का एक वो है टम्बलर है, यानी कि हमारे पास गिलास है, इसके अंदर मैंने लेमन को रखा। तो अब देखेंगे बेटा लेमन को जब साइड से देखिए ना, तो साइड से देखने को थोड़ा बड़े साइज का आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो ये जो सारे फिनोमिनन्स मैंने आपको जो बताए हैं, एग्जांपल्स आपको बताए हैं, ये सारे के सारे किस वजह से होते हैं? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे देखिए बेटा, एक्चुअली में जो रिफ्रैक्शन होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होता है क्या? देखो, it appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट रेज जाती है, ठीक है, तो उसकी बैंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आती है? वेरी गुड। ठीक है, जैसे यहाँ पर बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, आप इसको समझ सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि अगर एक काम कीजिए बेटा, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट। आपने क्या करना है, एक बाल्टी आपके पास दे रखी है, इसके बॉटम पे आपको क्या करना है, कॉइन रखना है। ठीक है, अब आपने करना है इस कॉइन को आपने पिक करना है वन को, यानी कि एक बार में आपने इसको पिक करना है। तो क्या होगा कि आप उसको पिक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो आपको नहीं ऑब्जर्व होगी, आपको होगी एपरेंट पोजीशन, आपको ऑब्जर्व होगी। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन कर रखी है बेटा, ये कह रहा है कि प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल ऑन अ टेबल। आपने क्या करना है, एक आपने बाउल यानी कटोरा रखना है। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या रखना है, एक कॉइन रख देना है। ठीक है, कॉइन रख दिया हमने। अब उसमें क्या करना है बेटा, आपने क्या मूव अवे, उस बॉल में क्या रखना है, आपने कॉइन रखना है। ठीक है, और उससे दूर जाते जाना है आपने। ठीक है, तो आप देखेंगे एक टाइम के बाद आपको कॉइन जो है ऑब्जर्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहेंगे, अपने दोस्त से बोलेंगे आप इसमें पानी डालते जाओ। तो जैसे आप पानी डालना स्टार्ट करेंगे तो एक कॉइन जो है आपको अगेन जो है अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देखो लिखा ना आपका, द कॉइन बिकम्स विजुअल अगेन on pouring water into the bowl. The coin appears slightly raised above its actual position due to refraction of light. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होगा, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर बेटा क्या बोला गया है, देखो आपको बोला गया है इस एक्टिविटी में, ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर शीट ऑफ व्हाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ठीक है, प्लेस अ ग्लास स्लैब। आपने क्या करना बेटा, एक अपने एक पेन से, इंक पेन से अपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या दिया, ग्लास स्लैब हमने रख दिया इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन हमने बनाई, इसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दिया। ठीक है, इस तरीके से कि वो ना कुछ एंगल बना रहे हैं आप। ठीक है, फिर आपने क्या करना, उसको देखना है किसके थ्रू, अंडर द ग्लास स्लैब अंडर द, आपने देखना है कि वो किस तरफ बैंड कर रहा है। आप देखेंगे ये जो लाइट हमारी होगी ना, यार जो
लाइन होगी वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे आएगी, ऐसे निकले, थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी इस तरफ। ओके, और ये बैंड क्यों हुई है, क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगी वो आपको पूरा फिनोमेनन यहाँ से बता। देखिए बेटा, आपको पता है जो लाइट रेज यहाँ से आ रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, कहते हैं इंसिडेंट रे हम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ना आपको ईओ जो लाइट रेज आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा एयर वाला पोर्शन हो गया, ये हमारा ग्लास हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइट रेज एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना बेटा एक फिनोमेनन आपने ध्यान रखना है, जब भी लाइट रेज रेयरर मीडियम से, इस मीडियम से रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाती है, कौन से मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये किस तरह बैंड होती है, लाइट रेज बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट इन द केस अगर हम उसका अपोजिट बात करें, अगर वो, देखिए यहाँ पर बेटा बात समझ में आ गई, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट रेज हमारी इस तरीके से जा रही है, फिर जैसे ही ये हमारा डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी, इसको निकलना ऐसे सीधा चाहिए था, बट क्या होता है ये बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसर, ये हमारा रेयर मीडियम है। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो लाइट रेज क्या करते हैं, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर जो है बैंड हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखी, क्लियर नोट, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। एक्चुअल जो पाथ होना चाहिए था बट ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा रखा है ना, ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, इसीलिए इसके बीच में जो गैप होता है ना, दिस गैप इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसको हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। देखो, the refraction is due to change in the speed of light as it enters from the one transparent medium to the another transparent medium। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, जो बैंडिंग ऑफ लाइट रेज आपको ऑब्जर्व हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि जब भी आपकी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी बैंडिंग हो जाती है, और बैंडिंग होने की वजह से, बैंडिंग तो होती है, बैंडिंग क्यों होती है, बैंडिंग होती है क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आता है। ओके, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करें तो उसमें स्पीड जो है कम हो जाती है, ठीक है, और डेंसर और रेयर मीडियम की बात करें उसमें स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बैंडिंग शो करता है, क्लियर, वेरी नाइस। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसे आपने बेटा रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। पहला पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये सारे के सारे बेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एक चीज और बेटा यहाँ पर है, ये इसमें बोला गया जो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई जो होता है ना इंसिडेंस, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओके। और ये कांस्टेंट रेशियो हमारा है, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्नेल्स के द्वारा दिया गया एक नियम था जिसमें बोला गया था साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल और रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना बेसिकली बेटा, ये हमें बताएगा किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, वो भी किसके, सेकंड मीडियम की, जिसमें लाइट रेज आपकी क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, परफेक्ट बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एंगल्स जो हम लेंगे इंसिडेंस, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कंसीडर किया जाएगा। ओके क्लास, वेरी गुड, कंटिन्यू। अब बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका माना जाता है। देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप रीडिंग खुद कर लेंगे, बस मैं आपको मेन चीज जो है वो एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ताकि एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक जो है आपका समझ में आपको आ जाए। ओके, क्लियर, दैट्स गुड। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो क्या बताता है आपको, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया में एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है। तो कहते हैं कि बेसिकली अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको बताता है कि कितनी एक्चुअल में लाइट रेज की बैंडिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ बैंडिंग के बारे में बताएगा, या एक्सटेंट ऑफ जो स्पीड चेंज जो आएगी ना जिसकी लाइट की, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, ओके। अगर हम बेटा लाइट की बात करें, स्पीड की बात करें वैक्यूम में या एयर में, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, अब यहां पर बेटा क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए हमारे पास ये एक क्या है, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखो हमारे पास दो मीडियम दे रखी है, एक मीडियम नंबर 1, एक मीडियम नंबर 2। आपको पता है एयर इज अ रेयर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो आपको पता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइटर्स आती है तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो यहाँ से देखो बेटा ये लाइटर्स जो आ रही है ये नॉर्मल के बिल्कुल साथ में बैंड होगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पता है मुझे, आई इंसिडेंस हो गया ऊपर और नीचे आएगा रिफ्रैक्शन, तो इनका जो रेशियो आएगा वो मुझे क्या बताएगा? कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी वो मुझे बेसिकली बताएगा किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये बताएगा। क्योंकि अगर मैं ग्लास स्लैब ग्लास की बात कर रहा हूँ, इस ग्लास की, अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा आपको, देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी स्पीड को हम ऊपर लिखेंगे और जिसकी निकालनी है उसकी स्पीड को हम नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा? वेलोसिटी के होता है। क्योंकि जैसे स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा का मतलब कि वो रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में क्या होता है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड जो होती है किसकी? लाइट की, वो बढ़ जाती है। बट इन द केस ऑफ अगर हम बात करें किसकी? डेंसर मीडियम की, तो वहां पर जो स्पीड होती है लाइट की वो डिक्रीज होती है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसी वजह से वो क्या करता है? नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू ईयर, विद रिस्पेक्ट टू ईयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। जैसे बेटा यहाँ पर हम मेंशन कर देखिए, ये कह रहा है कि अगर मुझे एक पार्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एम का, तो ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, समटाइम्स क्या होता है बच्चे, आपको इस तरीके से दिया जाता है, जैसे बोलते हैं कि सपोज कीजिए मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.33 दे रखा है, ऐसा आपको दे देंगे। और दूसरा आपको दे देंगे, सपोज कीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया 1.5 पे दे दिया। परफेक्ट है? तो इसका मतलब बेटा ये हुआ ना कि जब हम वाटर की बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो आप देखेंगे ऊपर तो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और नीचे होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी अगर हम करेंगे सी अपॉन में वीजी होगा। ओके, इन केस अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर ग्लास का पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां पर आप क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है ये बात आपको? ये डन, क्लियर? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी बेटा। अगर कभी भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए और बोला जाए कि भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे बोला जाए कि भाई इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, तो आपने जस्ट करना क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिवाइड में लिखेंगे और जिसकी निकालनी है उसको ऊपर लिखेंगे। डन और नॉट? ठीक है बच्चे, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके, बट इन द केस ऑफ आपको पता है जब स्पीड मेंशन होगी तो उस केस में आपको पता है क्या करना पड़ता है। जैसे अगर किसी मीडियम की आप निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी स्पीड को ऊपर लिखेंगे और जिसकी निकालनी होती है उसकी स्पीड को हम नीचे डिवाइड में मेंशन करते हैं। ओके, जैसे कि बच्चे आप देख सकते हैं इस टेबल में अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग मटेरियल की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन है। आप देख सकते हैं डायमंड की सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब लाइट की जो बैंडिंग होगी वो सबसे ज्यादा डायमंड में होगी, वो भी कितनी होगी? 2.42 टाइम्स होगी कंपेरिजन टू द एयर। और एयर में आप देख लीजिए बेटा इतनी होगी। ओके, अब बेटा ये आपको मैंने अभी बताया था कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखिए बेटा 1.33 होती है और कैरोसिन की होती है 1.44 होती है। अब देखिए इन दोनों को बेटा ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको कई बार बताया था ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोला और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में बात की थी। एक होता है बेटा मास डेंसिटी,
मास डेंसिटी अलग चीज होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कितनी लाइट रेज को बैंड कर रहा है, और अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, आपका डाउनवर्ड यानी कि ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ज्यादा बैठा रहेगा। सपोज की हम बात करें बेटा, आपको पता है कैरोसिन ऑयल है हमारा, मिट्टी का तेल और वाटर। आपको ये पता होगा कि जो वाटर की डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और कैरोसिन की होती है, कम होती है। तो इसीलिए जो मिट्टी का तेल जो है वाटर में तैरता है। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, कैरोसिन ऑयल की ज्यादा है। तो इसका मतलब मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ओके, तो ये चीज आपने अपने माइंड में सेट करके देखोगे ना आपका, कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। मास डेंसिटी तो कम है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कैरोसिन की ज्यादा है। तो आप मास डेंसिटी के हिसाब से नहीं बता सकते कि कौन सा आपका ऑप्टिकल डेंसर होगा, कौन सा आपका ऑप्टिकली रियर मीडियम होगा। तो इन वर्ड्स को आपने ध्यान रखना है। और जब भी आपको किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए, जैसे बात कर रहे हैं ना डायमंड की, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी स्पीड है ना वो 2.42 टाइम्स जो है कम है कंपैरिजन टू द एयर कंपैरिजन में। ओके, दैट्स द पॉइंट। दैट गुड, परफेक्ट। ओके, तो आई होप बेटा यहां तक का जो कॉन्सेप्ट आपका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो बाकी जो हमारा रह गया बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज, रे डायग्राम्स, वो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जिसमें आपको रे डायग्राम्स, लेंस फॉर्मूला, ये सब आपको डीपली एक्सप्लेन कर देंगे और उसमें एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, और साथ में पावर ऑफ लेंस वाला टॉपिक भी आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आई होप बेटा यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, रिफ्रैक्शन के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से अगर आपको आती है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंसेज को एक्सप्लेन कर देंगे डीपली। ओके, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।